clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ आपका मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हमारा चैनल वारिस आला अकेडमी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके साथ लगी हुई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप तक इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो पहुँचती रहें। नाज़रीन, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे, ये आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना तबसरा और अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा ताकि हम बेहतरी की गुंजाइश पैदा कर सकें। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे वो है निकाह नामा क्या है, निकाह नामा क्या है और लव मैरिज की पाकिस्तान में क्या हैसियत है, क्या एंटिटी है और इसकी हकीकत क्या है। नाज़रीन, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 जनरल अयूब खान, सदर अयूब खान के दौर में ये कानून बना। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, उसकी सेक्शन 5 में निकाह नामा जो है वो तैयार करना और निकाह को रजिस्टर करवाना लाजमी करार दिया गया। नाज़रीन, उससे पहले निकाह जो है वो शरई तौर पे दो गवाहान की मौजूदगी में एक मजलिस के अंदर फ़रीक़ैन का आपस में इजाब कबूल कर लेना निकाह कहलाता था। लेकिन 1961 में पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का इजरा किया गया और उसकी सेक्शन 5 में ये मैंडेटरी करार दे दिया गया कि एक मुसलमान मर्द और औरत के दरमियान जो निकाह होगा उसका रजिस्टर होना और निकाह नामा जो है वो बाकायदा तहरीरी शक्ल में एक कॉन्ट्रैक्ट जो है और वो एक स्पेसिफिक फॉर्म तश्कील दिया गया जिसके मुताबिक निकाह का अंदराज किया जाना इंतहाई ज़रूरी है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपके सामने सेक्शन 5 का जिक्र जो मैंने किया है उसको डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ। सेक्शन 5 की सब क्लास 1 जो है उसमें ये बताया गया कि स्पाउसेस के दरमियान जो निकाह है, एक मुसलमान मर्द के और एक मुसलमान औरत के दरमियान जो निकाह है, नाज़रीन निकाह जो है ये भी एक मुआहदा है, इसको भी हम कहते हैं ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। जिस तरह एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972 के तहत एक वैलिड मुआहदे के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए, निकाह के लिए भी वही रिक्वायरमेंट्स चाहिए। सिर्फ उसमें फ़र्क इतना होगा कि वो जो आम मुआहदा है उसमें फ़रीक़ैन का किसी भी जिन्स से होना हो सकता है, लेकिन निकाह जो है उसमें एक मेल और एक फीमेल का आपस में कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटीज़ और कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप कायम करना जो है वो बताया जाता है। कोई भी एक ही स्पाउस, एक ही नस्ल से या ऐसे एक ही सिनफ से, एक ही जिनस से अगर दो अफराद जो हैं वो आपस में कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा बल्कि वो वाइड निकाह होगा। और नाज़रीन, दो मुख्तलिफ सिनफ से, दो मुख्तलिफ इजनास से, एक मर्द और एक औरत के दरमियान अगर निकाह नामा जो है, निकाह जो है वो होता है तो उसको मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस की सेक्शन 5 के तहत रजिस्टर किया जाना इंतहाई ज़रूरी है। तो नाज़रीन, सेक्शन 5 की सब क्लास 2 के अंदर बताया गया कि कोई भी यूसी जो है, जिसको हम यूनियन काउंसिल कहते हैं, उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा अफराद को लाइसेंस दिया जाएगा। यूनियन काउंसिल उसको लाइसेंस जारी करेगी और वो ऑथराइज्ड निकाह रजिस्ट्रार कहलाएगा जिसको वो लाइसेंस जारी किया जाएगा। और वो निकाह रजिस्ट्रार जो है वो सब क्लास 3 के तहत उस निकाह को रजिस्टर करने के बाद, उसका निकाह नामा कंप्लीट करने के बाद उसकी बाकायदा रिटर्न में इस निकाह नामे की सूरत में वो इतला देने का पाबंद है मुतलका यूसी को। और सब क्लास 4 में कहा गया कि जो कोई भी, चाहे वो निकाह रजिस्ट्रार है या वो पार्टीज ऑफ द निकाह है, अगर वो कॉन्ट्रावेन करते हैं, वो खिलाफ वर्जी करते हैं इस लॉ की, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 की और ख़ास तौर पर सेक्शन 5 की, तो सेक्शन 5 की खिलाफ वर्जी पर उन्हें 3 माह तक की कैद और 3000 रुपया जुर्माना जो है उसकी भी पनिशमेंट के लिए यहाँ पे बताया गया है कि उसको पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद नाज़रीन, सेक्शन 5 की सब क्लास 5 में ये बताया गया कि निकाह नामा जो होगा
اس کو यूनियन काउंसिल में प्रिजर्व कर लिया जाएगा। मैं बताता चलूं, निकाह नामा जो होगा उसके 4 परत होंगे। एक परत जो है वो निकाह नामे का वो यूनियन काउंसिल के अंदर प्रिजर्व किया जाएगा, और 2 परत जो होंगे वो मर्द और औरत को, दूल्हा और दुल्हन को फराहम किए जाएंगे, जबकि चौथी कॉपी जो है वो निकाह रजिस्ट्रार के पास प्रिजर्व रहेगी। तो नाज़रीन, ये मैंडेटरी है कि उसकी एक कॉपी जो होगी वो यूनियन काउंसिल के अंदर अंदराज होगी। और सब क्लास 6 में ये बताया गया कि चूंकि ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसकी जो मुनासिब फीस होगी जो कानून के मुताबिक मुकर्रर होगी वो पे करके कोई भी शख्स जो है इसकी कॉपी जो है वो यूनियन काउंसिल से हासिल कर सकता है। तो नाज़रीन, ये निकाह, ये सेक्शन 5 की बात की गई जिसमें कहा गया कि निकाह का रजिस्टर होना ज़रूरी है। फिर कहा गया कि उसके लिए वो निकाह रजिस्ट्रार जो है उनकी तैनाती कैसे होगी, उनकी तादाद क्या होगी, वो एक यूनियन काउंसिल में एक वार्ड में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और फिर कहा गया कि उनकी ड्यूटी में शामिल है कि वो निकाह को रजिस्टर करें और उसकी इतला जो है वो यूनियन काउंसिल को दें। और फिर कहा गया कि अगर वो खिलाफवर्जी इसकी की जाती है तो 3 माह कैद और 3000 रुपया जुर्माना जो है उसकी सजा रखी जाएगी। और फिर कहा गया कि निकाह नामे की कॉपी यूसी के अंदर, यूनियन काउंसिल के अंदर, वार्ड के अंदर महफूज कर ली जाएगी और एक कॉपी जो है वो फ्रीकैन को दे दी जाएगी। और आखिर में ये कहा गया कि ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट की तरह है, इसकी कॉपी मुतलका फीस देकर कोई भी शख्स जो है वो हासिल कर सकता है। लेकिन नाज़रीन, अब ज़रा मुलाहिज़ा करेंगे, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और कुछ ख़ास बातें हैं कि इस निकाह नामे का जो फॉर्म है ये 1961 के कानून मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत और उसके कायदा नंबर 8 और 10 के तहत एक मुजव्जा फार्म है। नाज़रीन, ये जो मेरे हाथ में है, इस निकाह फार्म जो है, जो आप हर मेरे नाज़रीन में से हर लोग ये जानते हैं कि निकाह नामा कि क्या होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, उसके कॉलम्स क्या होते हैं और उनकी कानूनी अहमियत क्या है, मैं वो आपके सामने वो भी डिस्कस करना चाहूँगा। तो नाज़रीन, इसमें जो कॉलम नंबर 1 होता है इस निकाह नामे के अंदर, उसके अंदर वो वार्ड कौन सी है, वो मौज़ा कौन सा है, वो यूसी कौन सी है, वो किस तहसील के अंदर वाक़या है, किस थाने से रिलेटेड है और किस डिस्ट्रिक्ट में वो यूनियन काउंसिल, वो वार्ड वाक़या है जिसके अंदर ये निकाह नामा जो है ये रजिस्टर किया जाएगा। और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है सब रजिस्ट्रार जो है वो वहाँ से ऑथोराइज्ड उनका निकाह रजिस्ट्रार है और वो निकाह रजिस्ट्रार इसको रजिस्टर करने के बाद उसकी कॉपी वहाँ फराहम करेगा। इसके कॉलम 1 से ही मालूम हो जाएगा कि ये निकाह नामा जो है किस यूसी का है, ताकि किसी भी शख्स को उसकी मुसद्दका नकल लेना दरकार हो, रिकॉर्ड लेना दरकार हो तो फौरी तौर पे पता चलेगा कि किस ज़िले में है, किस तहसील में है, किस थाने से रिलेटेड है और किस टाउन में, किस यूनियन काउंसिल में, किस वार्ड में या किस मौज़ा में ये निकाह हुआ था। उसका कॉलम नंबर 2 है जिसमें दूल्हा के जो हैं वो कवायद जो हैं वो तरतीब से बताए जाएंगे कि दूल्हा का नाम क्या है, दूल्हा की वल्दियत, कौमियत, पता क्या है और उसका आईडी कार्ड नंबर जो है वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। कॉलम नंबर 3 में नाज़रीन जो दूल्हा होगा उसकी उम्र या उसकी तारीख पैदाइश जो है वो यहाँ पे मेंशन की जाएगी। इसी तरह कॉलम नंबर 4 में जो दुल्हन होगी उसके कवायद जो हैं वो इन डिटेल दर्ज किए जाएंगे कि उसका नाम क्या है, उसकी वल्दियत क्या है, उसकी कौमियत क्या है और उसका मुस्तकिल आर्जी पता क्या है और उसके साथ उसका आईडी कार्ड नंबर लिखने के लिए खाना बना दिया गया। नाज़रीन, कॉलम नंबर 5 के अंदर, निकाह नामा के कॉलम नंबर 5 के अंदर ये बात बतानी ज़रूरी है। इस कॉलम में ये पूछा जाता है कि आया दुल्हन कंवारी है या बेवा है या मुतलका है। नाज़रीन, अगर वो कंवारी है या बेवा है या मुतलका है तो इस बाबत आगे लिखा जाएगा, तहरीर किया जाएगा कि वो कंवारी है। और अगर वो बेवा है तो नाज़रीन इस निकाह नामा के साथ उसके मरने वाले खामद का, जो पहला खामद था जिसकी वो बेवा थी, उसका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो लफ करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ नया निकाह पढ़ा भी नहीं जा सकता, दिखाया भी नहीं जा सकता, अंदराज भी नहीं हो सकता। और अगर वो मुतलका है यानी वो तलाक याफ्ता है तो नाज़रीन उसका जो पहले खामद से तलाक हुई थी उसकी तलाक के डॉक्यूमेंट्स प्लस यूनियन काउंसिल से सेक्शन 7 के तहत उसका मौसर तलाक सर्टिफिकेट जो है वो लफ करना होगा। अदरवाइज़ निकाह नामा अब ये जो जदीद होगा वो रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, कॉलम 5 अलफ में यानी कॉलम नंबर 5A में ये लिखा जाएगा कि दुल्हन बेवा थी, मुतलका थी या उसके बच्चे ऑलरेडी पहले खामद से हैं, अगर हैं तो उनकी तादाद क्या है और उनके नाम क्या है। कि अगर एक बेवा है
یا ایک طلاق یافتہ عورت ہے اور وہ دوسری شادی یا تیسری شادی کر رہی ہے تو اس کے پہلے خامد سے جتنے بچے ہیں ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ یہاں پہ لکھنے کے پابند ہوں گے۔ اس کے بعد ناظرین کالم نمبر 6 میں بتایا جائے گا کہ دلہن کی عمر کیا ہے یا اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے، اور کالم نمبر 7 میں دلہن کی طرف سے اگر کوئی وکیل مقرر کیا جائے گا تو اس کے ڈسکرپشن اور آئی ڈی کارڈ نمبر لکھا جائے گا، نام، ولدیت، قومیت، پتہ اور اس کا آئی ڈی کارڈ لکھا جائے گا۔ کالم نمبر 8 میں دلہن کا اگر وکیل مقرر کیا گیا تو دلہن کے وکیل مقرر کرنے کے تقرر کے گواہان کے جو نام، پتہ جات ہیں اور ان کے قواعد جو ہے وہ لکھے جائیں گے۔ تو ناظرین کالم نمبر 10 کہتا ہے کہ دلہا کا وکیل اگر مقرر کیا گیا ہے، دلہا کی طرف سے کوئی وکیل مقرر کیا گیا ہے تو اس کے قواعد جو ہیں، نام، ولدیت، قومیت، پتہ اور اس کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ اور کالم نمبر 11 میں کہا گیا ناظرین کہ اس میں نکاح کے جو گواہان ہیں، وٹنسز آف میرج، ناظرین پہلے جو 2 کالم میں نے عرض کیے اس میں دلہن کا وکیل مقرر کرنا اور اس کے گواہان کا تقرر، یعنی دلہن کا وکیل کا تقرر اور اس کی تقرر کے گواہان، اور پھر کہا گیا دلہا کا تقرر اور دلہا کے تقرر کے گواہان، اور اب ہیں کالم نمبر 11 میں شادی کے گواہان۔ ناظرین کالم نمبر 12 میں شادی سر انجام پانے کی تاریخ بتائی جائے گی۔ کالم نمبر 13 بڑا امپورٹنٹ ہے جس میں کہا جائے گا یہ ایک نکاح نامہ میں کنسیڈریشن ہے، حق مہر ہے کہ کتنے حق مہر کے عوض یہ نکاح کیا گیا، اس کی اماؤنٹ کو لکھا جائے گا۔ اور کالم نمبر 14 میں کہا جائے گا کہ حق مہر مؤجل کتنا ہوگا اور غیر مؤجل کتنا ہوگا۔ تو ناظرین ہم انشاءاللہ حق مہر مؤجل اور غیر مؤجل اور حق مہر کے اوپر بھی انشاءاللہ ان قریب ایک پروگرام کریں گے۔ میں بتاتا چلوں اور مختصراً صرف ضمناً یہ بتاتا چلوں کہ حق مہر کنسیڈریشن ہے، بدل ہے۔ جس طرح ایک نکاح نامے کے اندر زر بدل ہونا ضروری ہے، اسی طرح نکاح بھی چونکہ سول کانٹریکٹ ہے اور اس میں بدل جو ہے وہ حق مہر کی شکل میں ہے، اور یہ 2 طرح کا ہے۔ اگر موقع پہ ادا کیا جائے گا تو وہ پرومپٹ ہوگا، مؤجل ہوگا، اور اگر بعد میں ہوگا تو اس کو ہم ڈیفرڈ کہیں گے یا اس کو غیر مؤجل کہیں گے۔ تو اب یہاں پہ یہ درج کرنا ضروری ہے کہ وہ کتنی رقم اس مہر میں سے مؤجل ہے اور کتنی غیر مؤجل ہے۔ اور کالم نمبر 15 میں ناظرین یہ پوچھا جائے گا، کہا جائے گا، بتایا جائے گا کہ کیا حق مہر کا کچھ حصہ جو ہے وہ شادی کے وقت ہی ادا کر دیا گیا ہے یا کتنا ادا کیا گیا ہے، وہ ڈیٹیل لکھی جائے گی۔ اور کالم نمبر 16 میں لکھا جائے گا کہ حق مہر کے عوض اگر کوئی جائیداد دی گئی ہے یا دینے کی بات کی گئی ہے تو اس کو ڈیٹیل سے لکھا جائے گا۔ ناظرین یہ 16 نمبر شرائط تک یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اب قابل استعمال ہیں اور لوگ اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام کے پاس فتاوی جات بھی موجود ہیں اور یہ بالکل جائز قرار دیے گئے ہیں۔ اب کالم نمبر 17، 18، 19 یہ وہ 3 کالم ہیں جن کے بارے میں ابھی تک یہ بات کلیئر نہیں ہو سکی کہ کیا یہ اکارڈنگ ٹو شریعہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بھی یا نہیں۔ مثال کے طور پہ کالم نمبر 17 ہے اگر کوئی خاص شرط ہو، بھائی نکاح ایک سول کانٹریکٹ ہے اور کوئی کانٹریکٹ جو ہوتا ہے وہ کنڈیشنل نہیں ہوتا، تو چونکہ وہ کنڈیشنل نہیں ہوتا تو یہ شرط جو ہے یہ کوسچن مارک ہے کہ کیا یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی۔ اور اس کے بعد بیوی کو طلاق کا حق تفویض کرنے کے لیے کالم نمبر 18 دیا گیا۔ تو ناظرین طلاق کا جو حق ہے، طلاق دینے کا جو حق خامد کے لیے ہے، خامد کا وہ پریروگیٹو ہے کہ وہ طلاق دے یا نہ دے، اس کے لیے اس کو ریزن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین بیوی کو طلاق تفویض کرنے کا جو حق ہے یہ ایک ایسا ایشو ہے جو ابھی یہ کوسچنیبل ہے، ڈیبیٹیبل ہے، اور اس کے اوپر کوسچن اور ڈیبیٹ جاری ہے۔ اس کے بعد 19 نمبر کالم میں کہا گیا کہ شوہر کے طلاق کے حق پہ کوئی پابندی اگر لگائی گئی ہو، ناظرین ایبسولوٹ رائٹ ہے، ایبسولوٹ پریروگیٹو ہے ایک خامد کا کہ وہ اپنی بیوی کو جب چاہے طلاق دے دے۔ اب اس کے اس حق پر، اس کے اس فنڈامنٹل رائٹ پر، ایبسولوٹ حق پر، ایبسولوٹ رائٹ پر قدغن لگا دی جائے، پابندی لگا دی جائے تو ناظرین یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ ہوگا۔ یہ بھی کوسچنیبل بات ہے اور کوسچنیبل ہے، ڈیبیٹیبل ہے اور انڈر پروسیس ہے۔ ناظرین اس کے بعد 20 نمبر کالم ہے کہ کیا کوئی حق مہر، نان و نفقہ ایسی کوئی چیز کی بابت کو دستاویز تیار کی گئی ہے تو اس کی ڈیٹیل جو ہے یہاں پہ لکھی جائے گی۔ اور پھر کالم نمبر 21 میں یہ کہا جائے گا کہ کیا دلہا کے یہاں کو پہلے سے بیوی موجود ہے، اور وہ موجود ہے تو اسے آپ نے کوئی اجازت نامہ حاصل کیا ہے۔
नाज़रीन, इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे। जब हम हक महर की बात करेंगे तो साथ ये भी हम करेंगे कि निकाह, सेकंड निकाह जो है उसके लिए इजाज़त क्यों दरकार है और उसका क्या तरीक़ाकार है और उसकी क्या ग्राउंड्स हैं। तो नाज़रीन, उसके बाद अगर वो दुल्हा रंडवा है, तलाक याफ्ता है, तो उसका नाम, उसके बच्चों का नाम, वो डिटेल लिखी जाएगी। और कॉलम नंबर 22 में नाज़रीन वो नंबर व तारीख मरासला जिसके ज़रिए सालसी कौंसल ने दूल्हा को दूसरी शादी करने की इजाज़त थी, अगर दूसरी शादी की इजाज़त मिली है तो वो लेटर नंबर जिसके तहत उसको इजाज़त मिली है यूनियन कौंसिल की तरफ से, वो डिटेल से बताई जाएगी। और कॉलम नंबर 23 में जिस निकाह ख्वाह ने, निकाह रजिस्ट्रार का निकाह ख्वाह होना ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता वो हो भी सकता है, तो निकाह ख्वाह से मुराद है निकाह पढ़ाने वाला, निकाह रजिस्ट्रार से मुराद है निकाह को रजिस्टर करने वाला। और अगर निकाह ख्वाह जो है उसने किसी और ने पढ़ाया है या जिसने भी पढ़ाया है, निकाह ख्वाह जो होगा उसका नाम, वल्दियत, कौमियत, पता जो है वो कॉलम नंबर 23 में लिखा जाएगा। और कॉलम नंबर 24 में निकाह नामे को रजिस्टर कराने की जो तारीख होगी वो बताई जाएगी। और 25 नंबर कॉलम में नाज़रीन जो फीस रजिस्ट्रेशन अदा की गई वो मेंशन की जाएगी। और उसके बाद उसके नीचे कॉलम बने हुए हैं जहां पर दूल्हा और उसके वकील के दस्तखत, दूल्हा के वकील के तकर्रर के जो गवाहान जिनके नाम दूसरी तरफ हमने देखा था कि कहाँ लिखे जाते हैं, उनके सिग्नेचर्स, अंगूठा जात लगवाए जाएंगे, दुल्हन के दस्तखत, दुल्हन के वकील के दस्तखत, उसके बाद शादी के गवाहान के दस्तखत और दुल्हन के वकील के तकर्रर के गवाहान के दस्तखत, ये सारे के सारे कॉलम बने हैं। और सबसे नीचे निकाह रजिस्ट्रार के दस्तखत और उसकी स्टैंप लगेगी। और अगर निकाह ख्वाह इंडिपेंडेंट है तो उसके भी दस्तखत और अंगूठा जो है या सिग्नेचर जो है वो करवाए जाएंगे। नाज़रीन, मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए आपके सामने डिस्कस की कि ये निकाह है या निकाह नामा है, इसमें बहुत सारी मिसकंसेप्शन है। कोई भी निकाह की जो रस्म होती है या शादी की जो बारात के वक्त जो एक मामला आता है तो वहाँ पे बहुत सारी एम्बिग्विटीज़, पेचीदगियाँ आती हैं जी, ये नहीं होना चाहिए, फ़लाँ नहीं होना चाहिए, लोगों को इसकी बाबत नॉलेज नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि इसको हम कोशिश करें कि हम इसको जो है वो आसान लफ्ज़ों में आप तक जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम की पहला जो है हिस्सा वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह दूसरे पार्ट के अंदर मैं इंशाल्लाह जो कोशिश करता हूं कि उसके अंदर जो मैंने अभी अर्ज़ किया कि सेकंड मैरिज जो है और पहली मैरिज में पहली बीवी से इजाज़त लेना क्यों ज़रूरी है वो, और जो लव मैरिज का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो क्या उसकी हकीकत क्या है, और एक जोड़ा जो है, एक स्पाउस जो है अगर कचहरी तशरीफ़ लाता है और वकला साहबान के पास जाके किस तरह से वो लव मैरिज, क्या उसके लिए कोई इंडिपेंडेंट प्रोसीजर मौजूद है, ये सारी की सारी बातें हम पार्ट 2 में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ आज के इस प्रोग्राम के पहले पार्ट से अपने मेज़बान सेठ इफ्तिखार अली तैयब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।